राजस्थान का एक छोटा सा इलाका जहां पे पंजाबी कम्युनिटी रहती है, वहां से एक ऐसी स्टूडेंट जिसने अपने लोकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की, घर परिवार को संभाला, एक घरेलू लड़की की तरह पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए जब भी समय मिला अर्ली मॉर्निंग, जब भी समय मिला इवनिंग, कोशिश की और नेट एग्जाम निकाला 22 दिनों में। लेकिन क्या ये सिर्फ नेट था? जेआरएफ, जी हां दोस्तों, हमारे क्रैश कोर्स की शान, हमारे क्रैश कोर्स का अभिमान। हम बात कर रहे हैं बचन कौर की 22 दिनों में जेआरएफ करना, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल चीज मानी जाती है। और जहां पे भी जब ये शब्द आता है इम्पॉसिबल, तो इसके अंदर ही होता है आई एम पॉसिबल। ये कहानी है बचन कौर की। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे ना सोच करना चाहिए। तो उस बार फिर आपने एक स्टूडेंट की वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने क्रैश कोर्स से अपना जो है जेआरएफ निकाला था। ज्योति, एक शायद ज्योति नाम है, स्कूल में पढ़ाते थे। हाँ जी। तो उन्होंने उनकी वीडियो आपने डाली, मैंने वो सुनी। मैंने कहा कि बार बार एक ही तरफ इंडिकेशन जाता है। तो मैंने कहा कि इस बार जो भी हुआ ना, अगर सर ने क्रैश कोर्स का करा तो मैं इस पर जरूर ज्वाइन करूंगी। सितंबर बैच में थे आप? हाँ जी, सितंबर बैच में थी। तो वहां पे मैंने फिर स्टार्ट करा और कॉलेज से आके आपकी वीडियो सुनती थी, उनके नोट्स बनाती थी जो भी आप बताते थे। पहले मैंने आप फैकल्टी में कॉल करा कि मुझे कुछ एक यूनिट्स में दिक्कत है, क्या आप मुझे पहले वो हिस्सा पढ़ा सकते हैं या वो ऑडियोज मुझे भेज सकते हैं। तो वो मैम ने रिसीव करा था, वो कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कॉन्टिन्यूअसली चलते हैं स्टार्टिंग से। जी। मैंने कहा वो मुझे ऑलरेडी ब्रिटिश हिस्ट्री का काफी कुछ पता है, अब फिर वहीं से शुरू करूंगी और उसके बाद मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा चलो शुरू से शुरू करके। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री से शुरू करा और आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई उसमें, मुझे लगा कि मैं क्यों कह रही थी कि मुझे इसके बारे में पता है। मतलब इतनी नई चीजें जो पहले मुझे नहीं पता थी, और आप इतने सिंपल वे में टू द पॉइंट और इतना क्लैरिटी से उसको बताते थे, और एक पिक्चर माइंड में बनती रहती थी इसके बाद ये। और आप बहुत सिंपल वे में उन चीजों को करवाते थे, और हर टॉपिक में जो मैं मानती थी कि मुझे आता है, लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा लगा मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। मैं तो जस्ट मतलब ऐसे ही जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर क्रैश कोर्स में सर इतनी चीजें बता रहे हैं, और जो उनका फुल ऑनलाइन कोर्स होगा, अगर मैं उसको ले लेती तो मतलब कुछ और ही बात होती। तो हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे सर, आप कैसे हैं? गुड एंड द वे आई गॉट टू नो अबाउट यू टुडे, ये हमेशा ऐसा होता है। हर बार ऐसा होता है कि इतने सारे रिजल्ट्स होते हैं, मैं सबको देख नहीं पाता। आज मुझे पता हाँ चला जी। कि एक स्टूडेंट है, जेआरएफ हुआ है, उन्होंने मैसेज कर रखा है। अभी तक मैंने देखा 5 नवंबर को रिजल्ट आया था, और आज आई थिंक 26 नवंबर है, 25 या 26 नवंबर। हाँ जी तो सर, मैंने आपको मैसेज करा था तभी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि सर ऐसा किसी अननोन का देखेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी। 400 प्लस रिजल्ट है, 400 प्लस, 120 प्लस तो इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं, 120 प्लस तो मेरे इंटरव्यू में। और आप देखो, आज आपको इंटरव्यू के लिए कितनी बार टाइम दिया मैंने, और हर बार टाइम शिफ्ट होता जाता। हाँ जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम माई साइड फॉर अ हैक्टिक रूटीन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपसे जो कुछ बातचीत करूंगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ओवरऑल आपसे बातचीत करते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मेरा नाम बचन कौर है, और मैं सिरसा एरिया में एक विलेज है जीवन नगर, वहां से बिलोंग करती हूँ। ये राजस्थान से करीब मतलब 15-20 किलोमीटर साथ में ही पड़ेगा। मतलब जस्ट इधर 15-20 किलोमीटर चले जाऊं तो राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा सर। राजस्थान का और कौन सा एरिया लगता है आपको? सर जैसे एलाहाबाद क्रॉस करते ही हनुमानगढ़ या उधर पास में पड़ेगा। यू नो अबाउट मी? ये सर। कहाँ से हूँ मैं? सर आप मुझे एक्चुअली तो अभी याद नहीं है, लेकिन आप भी राजस्थान एरिया से ही बिलोंग करते हैं। और आपके मुझे पड़ोस प्लेस। से। हाँ जी। आपके पड़ोस से। संग्रिया। संग्रिया, ओके, हाँ जी सर। जी आई सर। हैव बीन टू एलनाबाद, मैं एलनाबाद आया हुआ हूँ, वहाँ पे एक स्कूल है, मेरे ब्रदर का एक इंटरव्यू था। तो एंड मोर ओवर हम लोग यहाँ से दिल्ली जहाँ से जाते हैं तो सिरसा होते हुए जाते हैं।
ओके सर, कभी आइएगा सर इधर। 100%, 100%, अब तो डेफिनेटली प्राउडली आएंगे। तो एमए थैंक कहाँ से है आपकी? सर, मेरी एमए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, वहां अनुष, से मैंने करी हुई है, कैंपस से ही। प्रोफेसर अनु शुक्ला के अंडर में। जी सर, वो एचओडी थे तब हमारे। ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। वन ऑफ माय स्टूडेंट दीपक पारिक इज आल्सो फ्रॉम देयर, सीडीएलयू जी सिरसा। सर, वो दीपक सर, हमारे सीनियर थे सर। दैट्स रियली अमेजिंग, इट्स लाइक अब तो फैमिली वाली बातचीत लग रही है। दैट्स रियली अमेजिंग। सो बच्चन, टेल मी दिस थिंग अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? सर सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट दिया था 2019 में, तो वो मेरा 4 मार्क्स से मिस हो गया था, मैं रह गई थी। तो 2020 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट करा, और वो कोरोना के चलते डिले हो गया, जून वाला अक्टूबर में हुआ था जाके। तो तब मैंने अपना नेट कर लिया था सर 2020 में, नवंबर एंड में रिजल्ट आया था, तो मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद जैसे कहते हैं कि काफी हो गया, तब जेआरएफ का इतना वो नहीं था कि मतलब यही जरूरी है, इसके बिना कुछ बनेगा नहीं, इतना आइडिया नहीं था मुझे। तो पापा कहने लगे कि काफी है, कि अभी और बस किसी और चीज की तरफ ध्यान दो अब, है ना। तो जी। मैंने जेआरएफ का तब छोड़ दिया 1 साल के लिए, कि मैं, मेरे मन में कहीं होता था कि नहीं मुझे वो करना तो है, लेकिन फिर भी घर के इश्यूज थे कुछ, और साथ में मेरा टेट क्वालिफाइड था और स्क्रीनिंग भी आ रही थी। बहुत तो बढ़िया। मैंने कहा कि चलो अगर इधर से छोड़ के थोड़ा उधर देखो, स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करूं, तो जॉब भी जरूरी है। इस हिसाब से फिर मैंने वो साल, लेकिन फिर मैं एक बार अपने मैम से मिलने गई यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि आपने जेआरएफ का ट्राई नहीं करा क्या कभी? तो मैंने कहा नहीं करा, तो उनकी बातों से मुझे लगा कि नहीं, वो चाहते हैं कि जेआरएफ किया जाए। तो सर मैंने आके तब पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए पेपर हुआ था, उसमें भी मेरा रह गया था कुछ नंबर से। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ और मेहनत करनी चाहिए, लिंक बना रहे तो शायद अच्छा रहेगा। फिर फरवरी में इंटरव्यू था पीएचडी के लिए, जी। तो वहाँ एंट्रेंस मेरा क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह गई। वहां भी टीचर्स ने यही पूछा कि आपने जेआरएफ नहीं करा, तो बार बार एक ही क्वेश्चन, सारे यही पूछते थे, जेआरएफ नहीं हुआ जहाँ जेआरएफ करा नहीं। तो तब मैंने सोचा कि एक बार तो जरूर कोशिश करनी चाहिए मुझे। तो तब मैंने अप्लाई करा कि इस बार जो पेपर होगा तो मैंने जेआरएफ के लिए कोशिश करनी है एक बार। मतलब ये था तो कि नेट के बाद भी बार बार लोग कह रहे थे कि जेआरएफ, जेआरएफ, जेआरएफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये था मन, हाँ जी, भी करना चाहिए, और कोशिश करने में क्या हर्ज है एक बार। तो फिर पोस्टपोन इतनी बार हुआ, जैसे जून में फर्स्ट टाइम ट्वीट आया था हेड का, तो उन्होंने बोला था कि सेकंड वीक में होगा जून के। तो मैंने मई में प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करी सर। बेसिकली मैं पढ़ाती भी हूँ कॉलेज में, साथ में नेट के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी। तो इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन कॉलेज से आने के बाद मैं फिर से अपने नोट्स जो मैंने रेडी कर रखे थे, तो उसकी स्टडी करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ एक पोर्शंस मेरे, कुछ एक यूनिट्स मेरी वीक हैं, जैसे कल्चरल स्टडीज है, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए कि जो मैं इस चीज को भी अपना चेंज कर पाऊँ, थोड़ा और मॉडिफाई कर पाऊँ। तो तब आपका नाम मैंने पहले नहीं सुना था सर, कि मुझे पता नहीं था आपके बारे में बिल्कुल भी। तब आप रैंडम, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था आपके बारे में, वो भी सिरसा से हैं, और उन्होंने शायद आपसे ऑफलाइन कोचिंग ली थी दिल्ली में, नम्रता है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो थोड़ा सा मुझे, मैंने आपकी वीडियो सुनना शुरू करा, तो जी। मुझे क्वालिटी मटेरियल लगता था आपकी, जो भी आप बताते थे, और आप जैसे कि आपको सारा कुछ आपके माइंड में था, आप जस्ट कभी कोई मटेरियल आगे नहीं रखते थे हमेशा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था मुझे ना लेना चाहिए कोर्स, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पाई। फिर दूसरी बार जब जुलाई में पोस्टपोन हुआ पेपर, तो तब आपके क्रैश कोर्स का मुझे पता चला। तो सर जुलाई वाला भी मुझे ऐसा लगता था कि 1 मंथ का कोर्स है, तो मुझे करना है, लेकिन टाइम नहीं था। फिर मैंने वो भी पता नहीं क्यों रह गया। फिर जब एक बार फिर पोस्टपोन हुआ सितंबर में पेपर, तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे ना करना चाहिए। तो उस बार फिर आपने एक स्टूडेंट की वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने क्रैश कोर्स से अपना जो है जेआरएफ निकाला था। ज्योति, शायद एक, ज्योति नाम है।
स्कूल में पढ़ाते थे। शायद। हाँ जी। तो उन्होंने उनकी वीडियो आपने डाली, मैंने वो सुनी, मैंने कहा कि बार बार एक ही तरफ इंडिकेशन जाता है। तो मैंने कहा कि इस बार जो भी हुआ ना, अगर सर ने क्रैश कोर्स का करा तो मैं इस पर जरूर ज्वाइन करूंगी। जो भी चीजें रहती हैं उसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो जो अपने सितंबर में 20 सितंबर के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने क्रैश कोर्स स्टार्ट, नया बैच स्टार्ट करा था वहां पे। तो 10 दिन की मैंने हॉलीडे, मतलब छुट्टी ली थी कॉलेज से कि पेपर की वजह से। लेकिन जब वो पोस्टपोन हो गया तो नेक्स्ट हमारा सेशन 22 जुलाई से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा कि आपका, सॉरी मैं गलत कर गई सर, 20 सितंबर जुलाई से। में, बीस हाँ सितंबर जी। में ज्वाइन किया था, सितंबर बैच में थे आप? हाँ जी, सितंबर बैच में थी। तो वहां पे मैंने फिर स्टार्ट करा और कॉलेज से आके आपकी वीडियो सुनती थी, उनके नोट्स बनाती थी जो भी आप बताते थे। पहले मैंने यहाँ फैकल्टी में कॉल करा कि मुझे कुछ एक यूनिट्स में दिक्कत है, क्या आप मुझे पहले वो हिस्सा पढ़ा सकते हैं या वो ऑडियोज मुझे भेज सकते हैं। तो वो मैम ने रिसीव करा था, वो कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कॉन्टिन्यूअसली चलते हैं स्टार्टिंग से। जी मैंने कहा वो मुझे ऑलरेडी ब्रिटिश हिस्ट्री का काफी कुछ पता है, अब फिर वहीं से शुरू करूंगी और उसके बाद मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा चलो शुरू से शुरू करके। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री से शुरू करा और आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई उसमें, मुझे लगा कि मैं क्यों कह रही थी कि मुझे इसके बारे में पता है। मतलब इतनी नई चीजें जो पहले मुझे नहीं पता थी, और आप इतने सिंपल वे में टू द पॉइंट और इतना क्लैरिटी से उसको बताते थे, और एक पिक्चर माइंड में बनती रहती थी इसके बाद ये मैं कभी जैसे कौन क्वीन था, क्वीन थी उस टाइम, कौन किंग था, इसके बारे में मैं कभी सीक्वेंस में याद नहीं रख पाती थी। लेकिन जैसे आप बताते थे तो मेरा एक माइंड मैप बन रहा था कि हाँ ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और आप बहुत सिंपल वे में उन चीजों को करवाते थे, और हर टॉपिक में जो मैं मानती थी कि मुझे आता है, लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा लगा मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। मैं तो जस्ट मतलब ऐसे ही जा रही थी। फिर धीरे धीरे मैं जैसे नोट्स बनाती थी। एक कमी थी उसमें, मुझे ऐसा लगता था कि अगर क्रैश कोर्स में सर इतनी चीजें बता रहे हैं, और जो उनका फुल ऑनलाइन कोर्स होगा, अगर मैं उसको ले लेती तो मतलब कुछ और ही बात होती। तो मैंने कहा कि मेरे पास सर यही मौका था कि मैं दोबारा जेआरएफ के लिए ट्राई कर रही थी, और मुझे नहीं लगता था इसके बाद मुझे कोई और मौका मिलेगा। तो मुझे ये था कि इस बार हो जाए तो अच्छा है। लेकिन माइंड में ये रहता था अगर ना भी हुआ ना तो अगली बार मैंने सर का डिटेल्ड कोर्स लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता था कि हो जाए मैं तब भी ले लूंगी। बस हो जाए, क्योंकि देयर हाँ आर, जी। आपके जो जो स्पिरिट है ना, आपकी लर्निंग स्पिरिट। अब जैसे अभी ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है, और उनको लगता है कि सर नॉलेज चाहिए, जैसे नेट हो गया, पर उनको लगता है कि सर बहुत जानना है। क्योंकि लिटरेचर में अभी क्या है, अगर आपको लगता है ब्रिटिश हिस्ट्री आती है, ब्रिटिश हिस्ट्री पुरानी बात हो गई। ये 5-10 साल पहले अच्छी बात होती थी कि आपको ब्रिटिश हिस्ट्री आती है, इंडियन राइटर्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया, इन 3 यूनिवर्सिटी में सबसे लेटेस्ट चीज आती है लिटरेचर। सबसे लेटेस्ट आती है जेएनयू में, फिर डीयू में, और जामिया वाले इनके टच में है तो जामिया के पास आती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में ब्रिटिश हिस्ट्री के आगे वो जा नहीं रहे। ठीक है, कुछ टीचर्स कोशिश भी करते हैं तो उनको उस लेवल का क्राउड नहीं मिलता, स्टूडेंट्स भी उस लेवल के नहीं होते हैं। वेस्ट बंगाल में 1-2 यूनिवर्सिटी हैं, कोशिश कर रही हैं, अच्छा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो 3 साल जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ाया था, तो मैं, मेरे फेलो जो टीचर्स थे, दोस्त जो यंग बॉयज गर्ल्स जितने टीचर्स थे ना, हमारा ऐसा एक ग्रुप है कि हम लोग लेटेस्ट पेपर शेयर करते हैं, कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या नया डिस्कशन हो रहा है। तो जो आपको लगा ना कि सर ने बड़े नए नए टॉपिक चीजें कर रखी है, मैंने सुनी नहीं है, या वो सब चीजें, जब आप फुल कोर्स लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब होता क्या है, एक फील्ड ही नए खुलेंगे, बहुत सारी नई चीजें होंगी। जैसे हाँ जी। हम लोग नॉर्मली पोस्ट कॉलोनियल्स को नॉर्मल पोस्ट कॉलोनियल करके नहीं पढ़ाते, हम उसको अलग अलग कंट्री वाइज पोस्ट कॉलोनियल भी करते हैं। हम सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं पढ़ाते, हम श्रीलंकन डायस्पोरा, अफ्रीकन डायस्पोरा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डीयू जेएनयू का स्टैंडर्ड दिमाग में रखना होता है। तो अभी सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपने मेहनत से क्वालिफाई किया, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, बट देन समवेयर यू रियलाइज्ड कि मुझे और अच्छा अगर लेवल मिल जाए, एक्सपोजर मिल जाए, और उसमें हाँ आपने जी। वीडियोस देख के टाइम लिया, एज ए टीचर आप खुद टीचर हो, तो आपको लगा कि सर इजी भी पढ़ा रहे हैं लेकिन हाई लेवल चीजें हैं, तो यू डिड हाँ जस्टिस विद दैट। सबसे बड़ी चीज है कि आपने उस चीज को वेस्ट नहीं जाने दिया। जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो दिल से पढ़ाता है, तो उसको ये होता है कि अगर मेरा स्टूडेंट मुझे सुन रहा है और वो उसको सच में कुछ कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स
completely your greatness, the way you have done that from a small town, small village. अब एक छोटे से गांव से और वहां पे जेआरएफ हो गई हैं और ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। एक सवाल है मेरा आपसे, आपके हाँ जी। जैसे आपने बताया कॉलेज टाइमिंग्स थी, तो कॉलेज टाइमिंग, देन बीइंग अ गर्ल इन इंडियन फैमिली, घर में भी कई काम होते ही हैं, किचन में आपको जाना ही जाना हाँ है, जी। तो हाउ वुड हाँ यू जी गेट टाइम, कितना टाइम मिलता था पढ़ने का, कैसे पढ़ लेते थे? सर, मैं 3 बजे के करीब घर पे आती थी। और मुझे ये होता है कि मैंने थोड़ा रेस्ट जरूर करना होता है, उसके बिना हाँ जी मैं कर नहीं पाती। तो एक एक घंटा के करीब मैं रेस्ट करती थी। उसके बाद मैंने उठते ही पहले जैसे डेली डे बाय डे वो ऑडियोज डाला करते थे। तो मैं जैसे मान लो 10 10 ऑडियो डाली है उन्होंने, तो मैं 2 3 खाने से पहले वो करती थी, करके नोट्स बना के फिर खाना बनाना है। खाना बना के मतलब फिर सारा काम करके जैसे बर्तन वगैरह करके, और रात को फिर 9 बजे के करीब मैं बैठती थी। 9 से 11:30 या 12, जितना मैं टाइम दे पाऊँ, जितना भी मुझे इस मॉर्निंग में भी जल्दी उठना था, तो इस वजह से जितना मैं हैंडल कर पाती थी उतना टाइमिंग देती थी वहां पे। और उस टाइम में मैं जस्ट लिख पाती थी जो आपकी ऑडियो सुन के, मैं रिवाइज नहीं कर पाती थी कंटेंट को। तो लगभग सारा जैसे 1 मंथ का टाइम था, तो मैंने 25 26 दिन तक मैं लिख ही रही थी। तो लगभग उसके 20 सितंबर बाद को आपकी ज्वाइनिंग है, 13 को एग्जाम है, तो हाँ मुश्किल से जी। 22 दिन थे आपके पास। हाँ जी। तो मैं लिख ही रही थी सर, बाद में मैंने लास्ट दिन वाली ऑडियोज को छोड़ दिया। फिर मैंने कहा अब 2 3 दिन में मुझे जो सर ने करवाया उसको रिवीजन दे देनी चाहिए, उसके बिना वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो उसके बाद मैंने रिवीजन करनी शुरू करी, फिर भी उतना नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस लेवल का मतलब नहीं कर पा रही हूँ, रिमाइंड नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी जो मैं सुनती थी वो थोड़ा कोशिश करती थी कि कंसंट्रेशन के साथ सुनूं, ताकि जो भी मैं सुन रही हूँ वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाए। तो इस तरीके से करा था। लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिला आपको, कुछ लाइव क्लासेस का? यस सर। जो आप लास्ट टाइम में लाइव क्लासेस लेते थे, एक प्राइवेट थी एक पब्लिक थी, मैं दोनों ही करती थी, सुनती थी, उनके क्वेश्चंस को सुनती थी। और जो 3 AM सेशन, वैसे तो मैं उस टाइम पे नहीं उठ पाती थी, लेकिन फिर भी जो आपने रिकॉर्डिंग डाल रखी होती थी उसको जरूर सुना करती थी बाद में, और जो नई चीज होती थी वो मैं नोट कर लेती थी। मुझे याद है आपके लाइव क्वेश्चंस में आंसर भी आते थे, आप लाइव क्वेश्चंस लाइव सेशन में सर आंसर करने की मैंने कोशिश करती थी, जो वीडियोस वाले, मैं नॉट कोशिश करती थी सर, लेकिन हाँ, हाँ जी। लेकिन मैं कभी कभी मतलब ऐसा सामने से नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे आप कई बच्चे को कहते थे ना कि ये आप डिजर्व करते हो जेआरएफ, आप डिजर्व करते हो जेआरएफ। तो उस हिसाब से मुझे लगता था मेरी इतनी तैयारी तो नहीं है, मुझे लगता नहीं इस बार भी मेरा होगा। तो ऐसे जो जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने बोला था ना कि आप डिजर्व करते हो जेआरएफ, उनमें से ट्विंकल गुप्ता और ज्योति, दोनों का जेआरएफ हो गया। और ज्योति ने क्या किया था, ज्योति ने मुझे पहले वो वीडियो क्लिप भेजी कि सर पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो। तो ज्योति का नंबर जो है वो सेव है, क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती थी उससे, उसको उड़ीसा से है, उस गाँव से ही है। तो जब मैंने क्लिप देखा तो उसमें मैं बोला था कि ज्योति यू डिजर्व जेआरएफ, तुम्हारा अच्छा आंसर है। तो मैं समझ गया ज्योति का जेआरएफ हुआ तभी भेजा है। तो मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया वीडियो, तब उसने मुझे अपना रिजल्ट भेजा कि सर मेरा जेआरएफ हो गया। तो देखिए, एक तो पता क्या है, एक तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि मैंने सिर्फ सिलेबस करा दिया और मैं टीचर हूं, नहीं नहीं नहीं, आप सिलेबस करवाने वाले टीचर नहीं होते। टीचर वो होता है कि अगर एक स्टूडेंट ने छोटा सा भी सिंपल सा भी आंसर सही दे दिया है, भले मुझे पता हो कि यार बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन, पर मैं ये नहीं कह सकता कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी दे दे। मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं बहुत बढ़िया शाबाश। क्योंकि वो जो बच्चे को मोटिवेशन आती है ना कि 400 बच्चे लाइव हैं, उनके सामने सर ने मेरा नाम लिया और सर ने बोला बहुत अच्छा आंसर है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन डू दिस। और वो एक टीचर का जी। काम है, जो बच्चे कहते भी है मुझे कि सर आप मोटिवेट बहुत करते रहते हो। तो मुझे हाँ जी लगता सर, है ये तो है ही। मुझे ये तो लगता है है, ही सर। पता है मैं आपको बच्चन मेरी पूरी, मुझे लगता है मेरे पूरे नेट जेआरएफ का जो करियर है टीचिंग का, मुझे लगता है मैंने शायद ही किसी स्टूडेंट को कभी ये कहा हो तुम्हारा आंसर गलत है। शायद कहा हो, शायद। अगर बच्चे का गलत आंसर भी आ रहा है तो पता है मैं क्या बोलता हूँ, कोशिश अच्छी कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में जा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी हाँ। सर। मैं ये नहीं कहता तू गलत आंसर है, तू पढ़ता नहीं है, क्या कर रहा है, नाम डूबेगा। मैं कहता हूँ नहीं, कोशिश अच्छी है पर थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में जाओ, शाबाश, इधर चलो, इस तरफ दूसरी तरफ, वो सोचो वो सोचो। आई नेवर से तुम्हारा रॉन्ग आंसर है या तुमसे नहीं होगा या ऐसे पढ़ोगे तो तुम इस लायक नहीं हो। अ टीचर शुड नेवर डू दैट, ये चीज वो अच्छा एक चीज और बताइएगा, एज यू आर फ्रॉम आवर एरिया, सो वैसे तो बागड़ी में भी बात कर सकते हैं, पंजाबी में भी बोल सकते थे, सो एनी मैसेज फॉर अस इन पंजाबी,
वी हैव वन मोर स्टूडेंट, मनदीप से भी बात करनी है। मनदीप कह रही है मेरा मैसेज भी देख लो तो सी कदों गल करोगे मेरे नाल। ਸਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੈਰਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ। ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਬਹੁਤ बढ़िया ਦੋ ਤਿੰਨ बहुत ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज द माहौल इन विलेज इंग्लिश लिटरेचर में जेआरएफ? ਸਰ फैमिली ਵੈਸੇ रिएक्शन, फैमिली ਵੈਸੇ ਤਾਂ रिएक्शन। ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਥੋੜੇ ਰੈਂਡਮ ਘਰ ਨੇ। अच्छा। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ कुड़ी ने नाम ऊंचा कर रखा है। बहुत बढ़िया। ओके वचन, वन वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रेट क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? सर मैं ज्यादा बढ़ा के तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूंगी। उसका रीजन ये है, अगर बच्चा उसको यूटिलाइज कर पाए तो यस, बड़ी बात हाँ कही। जी। अगर उसको यूटिलाइज कर पाए तो, हाँ जी। समटाइम्स मुझे बड़ा बुरा लगता है। कई बार बच्चा लिखेगा सर हमने तो फीस दी है, ये 10 मिनट का लेक्चर है। अरे वो 10 मिनट का लेक्चर नहीं है, उसको सुनो ढंग से, वो 2 घंटे का होमवर्क है। सर तो वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं लगभग आधे घंटे या पौने घंटे में उसके सारे पॉइंट नोट करती थी। इमेजिन। वो 10 मिनट में इतना मैटर होता था कि मुझे ये नहीं पता चलता था। कोई चीजें कुछ मैं छोड़ भी देती थी तो भी मुझे इतना टाइम लग जाता था एक ऑडियो को सुनने में और उसके पॉइंट्स नोट करने में। और जो नए नए टॉपिक्स मिले होंगे कल्चर स्टडीज वगैरह के, लिटरेरी थ्योरी के, वो आसानी से समझ में आ गए। जी सर, आप बहुत सिंपल वे में करवाते हैं। मुझे अभी भी याद है पेनोप्टिकॉन को जो आपने सीसीटीवी के उस तरीके से बताया था, और जैसे एथनिक नेपोटिज्म है एथनिक उसको नेपोटिज्म। समझाया था, सोचा थियोरी। कई मतलब सर ऐसी चीजें थी जो मैंने ऐसे सुना था कि आपसे पहली बार सुना है मैंने। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, तो इसी वजह से मैं अभी भी जो आज मैंने कॉल करी थी वो इसी तरीके से करी थी कि मैं वो मटेरियल किसी तरीके से लूं। मैंने आपसे जो भी आपके जो उनको संभालते हैं, आपकी हाँ। फैकल्टी मेंबर्स हैं जो भी हैं, उनसे मैंने इसलिए कॉल करा था कि जो भी पर्सनल नोट्स हैं मुझे वो चाहिए। तो वो पहले ये कहने लगे कि अगर आप जेआरएफ कर गए अब क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी वो चीजें नहीं उतने हिसाब से आती हैं जितनी आनी चाहिए। तो ये और पहले इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ आपके लिए। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, देखो मेरा अपना क्लास नहीं है, आई एम नॉट द ओनर, लेकिन मेरा नाम है, फेस वैल्यू मेरा है, तो लोगों को ये लगता है मैं हूँ। तो मैंने स्ट्रिक्टली एक बात बोली हुई है, जो ओनर है, बॉस है, उनको भी 10 बच्चे कम एडमिशन ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्मली 800 900 1000 बच्चे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत चीज की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं लेना है। एक स्टूडेंट आई थी ऑफलाइन बैच में पढ़ने के लिए, बात किया, उसके पापा बैठे साथ में, दिल और दिमाग में उसके मास कम्युनिकेशन चल रहा था, मास कम्युनिकेशन, उसे ये था मुझे मीडिया में जाना है, और पापा कह रहे हैं नेट करना है। जब मेरी बातचीत हुई मैंने वो एडमिशन मना कर दिया, मगर सर मैं इस बच्चे का एडमिशन नहीं लूंगा, इसका दिल और दिमाग कहीं और है, मैं क्यों उसके पैसे डुबाऊं, मुझे पता है 4 महीने बाद फेल भी हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे स्टाफ है, जब आपने बोला ना जेआरएफ और मुझे नोट्स चाहिए, तो कभी जेआरएफ और नोट्स की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पता है क्या है, जो नोट्स है या बुक्स हैं उसका कोई टाइमिंग्स नहीं होते कि मैंने आज पढ़ लिया तो कब काम नहीं आएगी, वो हमेशा काम आएंगी। यू आर इन लिटरेचर फील्ड, अगर आपके पास हाँ जी। नोट्स हैं, बुकलेट्स हैं, आपको वो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार काम आएंगे। आप पीएचडी के एंट्रेंसेस ट्राई करोगे या पीएचडी के लिए करोगे, वहां काम आएंगे। आपको हाँ जी। इतने नॉलेज की चीजें होंगी, आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। जब आप कभी इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर्स के बीच में बैठोगे तो कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि इसका नेट बाई चांस हो गया, क्योंकि क्या होगा, जो बड़े शहरों के बच्चे आएंगे, बड़े शहरों की लड़कियां, बड़े कॉलेजेस की फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए, वो देखेंगे हाँ अच्छा जी। इसने गांव से कर लिया, वो फटाक से क्या बोलेंगे, बाई चांस हो गया, तुक्के में हो गया, लक से हो गया। जब आपका नॉलेज निकलेगा ना, जब आप बात करोगे तब बोलेगा नहीं नहीं नहीं। क्योंकि जब मैंने गांव से निकल के नेट किया ना, तो मुझे बोला किसी ने, बोला किस्मत से हुआ है, वो बात मेरे को बड़ी लगी
कि यार एक तो इतनी ऐसी तैसी हुई मेरी, मर मर के मैंने नेट निकाला है, और तुम कह रहे हो किस्मत से हुआ। तो वो मोटिवेशन बन गया, मैंने कहा नहीं अब किस्मत से जेआरएफ भी होगा, फिर देखो। तो व्हेन नॉलेज स्पीक्स एवरीबॉडी लिसन्स, एंड फॉर नॉलेज बुक्स, notes, anything that helps to increase knowledge is the biggest investment. अगर मैं 20,000 रुपए उधार लेके पढ़ने नहीं आता, तो आज मैं भी कहीं आसपास छोटा मोटा कुछ काम कर रहा होता, शायद हो सकता है टीचिंग छोड़ चुका होता, क्योंकि टीचर मुझे वैसे नहीं बनना था। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैंने कहीं से बोरो किए, और आज इस लेवल पे हो गया कि मुझे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो गो फॉर नॉलेज। और हमारे एरिया में जरूरत है, इमेजिन पूरे गांव में आप अकेले हो, आसपास के 6-7 गांव में शायद 2 लोग हैं, तो वी नीड पीपल लाइक यू। जब आप 25 किलोमीटर के रेडियस में 25 किलोमीटर के रेडियस में इंडिया की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से 10 लाख लोग होंगे कम से कम। तो 10 लाख लोगों में कितने इंग्लिश में नेट होंगे? मेरे ख्याल से आपके अलावा 10 और होंगे मैक्स, 1 लाख पे एक होगा। देन हियर यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल कि और नॉलेज हो। गांव की लड़कियां आपसे पूछें दीदी क्या पढ़ना है बताइए, तो व्हेन हाँ यू गाइड, जब आप गाइड करें, तो उनको समझ में आए कि नहीं, वी हैव अ सिस्टर हियर, शी कैन गाइड अस फ्रॉम हियर ओनली, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। एनी अदर मैसेज फॉर अस? व्हाट्स माय बेस्ट क्वालिटी एज अ टीचर? जो एज अ टीचर आपको मेरा सबसे अच्छा क्या लगा? जैसे टू द पॉइंट चीजें समझाना, सिंपलीफाई करना उनको, और स्टूडेंट के लेवल तक पहुंच के उनको समझाना कि बच्चे को ये ना लगे कि ये तो बहुत ही मतलब हाई फाई सी चीज है या उसके माइंड से परे की चीज है। और आप बच्चे को मोटिवेशन जो देते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर अब होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो श्योरली अचीव करेंगे। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सर। ये ना मैक्सिमम रिपीटेड आंसर है ये। सभी मुझे ये कह रहे सर आप ना हमारे लेवल पे आके समझाते हो, फ्रा फ्रेंडली समझाते हो, इजी होके समझाते हो, एंड मोटिवेशन वाला। दैट्स अमेजिंग। एंड व्हाट्स योर पीएचडी प्लान्स? पीएचडी मैं प्लान क्या है? पीएचडी, हाँ जी, मैं अभी एडमिशन के लिए ट्राई कर रही हूँ सर। बस इस मंथ के बाद मैं कॉलेज को में रिजाइन देना है मैंने, कि मैं फ्रीली फिर अपना माइंड, क्योंकि सर अभी रूरल बैकग्राउंड में होने की वजह से मुझे उन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। अभी मुझे लगता है कि मुझे उस लेवल पे जाके अभी पढ़ना है, अपना माइंड उसी हिसाब से सेट करना है, ताकि कहीं भी अगर मैं ट्राई करूँ तो मुझे क्लैरिटी हो। मेरा इंटरेस्ट एरिया जैसे वैसे तो माइंड में है, लेकिन फिर भी उस लेवल की नॉलेज नहीं है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं वो कैसे हैं, कहाँ कैसे, किस तरीके की, जैसे कंपैरेटिव स्टडीज चलती हैं अभी, तो किस तरीके से मुझे करना है पीएचडी के लिए, तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करना चाहती थी। और इसीलिए मैं चाहती थी कि आप थोड़ा अगर गाइड कर पाए तो। टेंशन मत लो, गाइड नहीं, प्रॉपर मैं प्रपोजल और सारी चीजें हैंडल करवा दूंगा, डोंट वरी। जी सर। अब तो सर ये एक और आप। जी। क्वेश्चन था मेरा, जी। कि अगर मैं अभी नोट्स चाहती हूँ, और क्या मैं ऑनलाइन कोर्स जो डिटेल्ड कोर्स है उसको भी मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ। नॉट अ वेस्ट, वेस्ट तो है ही नहीं। हाँ अगर आज जी। मुझे कोई बोले विनीत पांडे डीयू में एमए करना है, डीयू में बैठ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं रेडी हूँ। क्योंकि वो प्रोफेसर मुझे न जाने क्या पढ़ा देंगे, और मैं अगर आज गोल्ड हूँ तो मैं डायमंड हो जाऊंगा। जब आपने हाँ जी। क्रैश कोर्स में देखा कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें की जो सुनी नहीं है कभी, तो जब आप 6 महीने पढ़ोगे और आपको इंडियन क्रिटिसिज्म पढ़ाएंगे, इंडियन क्रिटिसिज्म के लोगों को नाम नहीं पता होता राइटर का, थ्योरी का, ठीक है, इंडियन एस्थेटिक अलग है, इंडियन क्रिटिसिज्म अलग है। तो जब आपके पास ये लेवल का नॉलेज होगा ना, तो कहीं भी जब आप जेआरएफ के साथ जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे, इंटरव्यूज में प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, वो आपको वहां इंप्रेस होंगे कि नहीं दिस पर्सन नोज। तो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है यूनिवर्सिटी के लिए, सीडीएलयू में डायरेक्ट ट्राई करो, डायरेक्ट जी। सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि दे प्रोफेसर गो फॉर नॉलेज। उनको जेआर से फर्क नहीं पड़ता, जेआरएफ बहुत कैंडिडेट रहेंगे, आपने हाँ क्या जी। बोला इंटरव्यू में, क्या आप उस जेआरएफ को एक्चुअली हैंडल करने के लायक हो, क्योंकि आपके बोलने से पता चलेगा वो जेआरएफ कैसे हो गए। बहुत सारे बच्चों के पेपर 1 मैथ्स बड़े अच्छे होते हैं, वो रीजनिंग मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं, जेआरएफ ले जाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, इंग्लिश में बात करने की बारी आती है, लिटरेचर के बारे में बात करने की बारी आती है, तो घबराते हैं। तो योर नॉलेज तो उसके लिए नॉट अ वेस्ट। अब तो आपको अपने आपको लिटरेरी पर्सन बनाना है, क्वालिफाई आपने कर ही लिया, तो बुक्स नोट्स या जो जैसी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, ये मुझे क्या काम आती है, इन्होंने मुझे दूसरों से डिफरेंट कर रखा है, इतना पढ़ रखा है मैंने। तो ये इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर यू, डेफिनेटली। बल्कि लोग सर एक गलती और करते हैं। लोग आपके क्या लिए, करते हैं? जी। जैसे एक और चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगती थी, जैसे हम बुक से स्टडी करना है, या जो मार्केट में गाइड बुक्स होती हैं, है ना, तो और जो आप गूगल से सर्च करके जो नोट्स बनाते हैं, हम इतनी चीजें पढ़ के भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, जो आप सीधा बोल के सीधा ही बता देते हैं कि मतलब ये है। और मैं सोचती थी कि सर को इतना कैसे याद रहता है, और वो कैसे इतना इतना इजी वे में सब चीजें बता पाते हैं।
क्योंकि मैंने लगातार पढ़ाई की, रोका नहीं अपने आप को, अभी भी नहीं रुका हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर के स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसको मैंने कश्मीर में बक्करवाल, जो वहाँ की सोसाइटी है, बक्करवाल कम्युनिटी है, उससे रिलेटेड जब मैंने उसको गाइड किया तो ही गॉट शॉक्ड। ही सेड सर, आप हमारे वहाँ के माइनॉरिटी लिटरेचर के बारे में जानते हो? मैंने कहा मैंने माइनॉरिटी स्टडीज पढ़ी है, मीडिया रिसर्च पढ़ा है। मीडिया रिसर्च की वजह से मुझे फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया। माइनॉरिटी स्टडीज की वजह से ही गॉट सरप्राइज कि मैं बकरवाल कम्युनिटी की न केवल बात कर रहा हूँ, उसको राइटर्स बता रहा हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी करी थर्ड जेंडर पे। तो इंडिया के कितने थर्ड जेंडर राइटर्स हैं, उसको लिस्ट बना के दी है मैंने इसको। ये पता है आपस में काम क्यों आ रहा है? इफ आई एम लर्निंग, इट्स माई ड्यूटी टू शेयर। जब आप पीएचडी करना चाहते हो अच्छे टॉपिक से, आपको आसपास वहां कौन गाइड करेगा पीएचडी के लिए? अच्छा टॉपिक, दैट्स माई ड्यूटी। अब वो मेरी ड्यूटी है कि उस जगह पे यू हैव प्रूव्ड यू कैन डू थिंग्स, नाउ इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू बेटर एक्सपोजर, चीजें बताऊं, समझाऊं कैसे करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, किस तरह से पीएचडी में जाना है। तो जी आई विल सर। डू ऑल दोज थिंग्स, बस स्टे ट्यून्ड। और अभी विदा लेते हैं इस इंटरव्यू में, और बहुत जी जल्दी हम लोग दोबारा बात करते हैं। और अब तो ऑब्वियसली आप तो रास्ते में ही हो, पड़ोसन हो हमारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट लव थैंक यू दिस सर। थिंग। एंड यू आर वेरी इनोसेंट प्लस डिसिप्लिन। जो मैंने अभी एक चीज ऑब्जर्व की है कि आपने चीजों को पॉजिटिवली लिया हुआ है। आपसे बातचीत मेरे को लगा नहीं कि आपको स्ट्रेस होगा किसी चीज का। आप कर रहे हो, ठीक है, लाइफ है, काम करके आना, ठीक है, रेस्ट भी करना है, ठीक है, रेस्ट करने के बाद घर के काम भी करने हैं, बर्तन भी करने हैं, और फिर मैंने पढ़ाई भी करनी है। तो दिस हाँ जी। डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो थाउजेंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चन, प्लेजर टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।